हेलो। अभी हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? आई आवाज? ठीक है बेटा, इधर देखो। हम आज दोबारा से बेटा किसके बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। देखो दोबारा से मैं बता देता हूँ बेटा। PPMET एक एग्जाम होता है जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस कंडक्ट कराती है। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जाम होता है जो किया। ठीक है, इसके अंदर पेपर PPMET 100 आते हैं 100। उस 100 क्वेश्चंस के अंदर बेटे होते हैं बायो के 20 के 20 होते हैं फिजिक्स के। ठीक है, 20 होते हैं नर्सिंग के और 20 होते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है बेटा, इनके अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटे बायो के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा। मैं जैसे ये बेटे आपके पिछले जो सेशन में आए थे 2025 उसके कुछ क्वेश्चन है बायो के। इससे पिछली क्लास में हमने बेटे बायो के क्वेश्चंस करे थे। वो ज्यादातर जो क्वेश्चन थे ना बायो में, वो किससे थे बेटा? वो थे आपके जूलॉजी से। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आज थोड़े बहुत क्वेश्चन है बेटे, वो किससे है? ये है बेटा प्लांट बायोलॉजी यानी कि बॉटनी से। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आज हम इनके बारे में करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर नर्सिंग के भी कुछ, बायोटेक्नोलॉजी के 1-2 क्वेश्चन है, जेनेटिक्स के 1-2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, विच कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग ए फ्लोरल डायग्राम। कि आप क्या ये क्वेश्चन क्या पूछा है? विच कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड, कि आप किसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। डिस्क्राइब नहीं कर सकते मतलब किसको यूज करके? फ्लोरल डायग्राम को और फ्लोरल फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, अच्छा ये बताओ वॉइस आ रही है बच्चे? खुशी बेटा वॉइस आ रही है? खुशी वीडियो वॉइस क्लियर है बेटे दोनों? चलो बताओ फिर, ये 4 ऑप्शंस है। क्वेश्चन ये पूछा है कि फ्लोरल डायग्राम का फ्लोरल फॉर्मूला का यूज करके आप किसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक, जैसे बुक के अंदर क्या था बेटे? फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला था। ठीक है, तो वो या पता होना चाहिए हमें वो किस किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं। और अगर जिस जिस किस डिस्क्राइब करते हैं तो कोई भी पता होना चाहिए वो इन चारों में से किसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तो क्या ऑप्शन है हमारे? सिमेट्री ऑफ फ्लावर, फ्लावर की सिमेट्री, फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ एस्टिवेशन कि फ्लावर के अंदर जो है ना पंखुड़ियां, पेटल है, वो कैसे अरेंज हो रखी है। एडेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, कि फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो किस तरीके से अटैच हो रखे हैं। टाइप्स ऑफ फिनिशिंग। ठीक है, चलिए बताइए इन चारों में से क्या ऑप्शन हो सकता है। मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं बेटे, बताओ चूज करो ऑप्शन। ठीक है जल्दी। हाँ बेटे खुशी, क्या हो सकता है? आवाज आ रही है बेटे? आवाज आ रही है? वीडियो दिखाई दे रही है प्रॉपर? चलो बताओ। ठीक है चलो, ठीक है अब हम देखते हैं बेटा कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है चलो, सबसे पहले देखो क्या है फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, उससे क्या डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो उससे डिस्क्राइब क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट हम देखेंगे बेटा फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या लिखा है बेटा, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला बेटे बॉटनी टॉपिक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बॉटनी का या फिर प्लांट बायोलॉजी का, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसके अंदर हमसे पूछा है फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला का एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या बता सकते हैं ये एक तरीके से क्या माने जाते हैं बेटा, ये टूल्स माने जाते हैं जो यूज किए जाते हैं, यूज स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, ऑफ ए फ्लावर। तो एक और चीज, फ्लोरल का यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, फ्लावर। तो आप डायग्राम और फ्लोरल को यूज करते हो इन टूल्स को किसकी स्टडी करने के लिए, स्टडी करने के बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लावर के जब स्ट्रक्चर की स्टडी करोगे तो ये क्या चीज के बारे में, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहला सिमेट्री ऑफ फ्लावर, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, ये आपको फ्लावर की सिमेट्री के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि फ्लावर की सिमेट्री किस तरीके की है और कैसी उस सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, मींस लेटरल, ठीक है। या फिर ये आपको बताएंगे बेटा टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन होता है बेटा कि किस प्रकार से, किस अरेंजमेंट से जो कि फ्लावर है उसकी पेटल से जो पंखुड़ियां है वो अरेंज हो रखी है बर्ड्स के ऊपर, ठीक है। हाउ द, या फिर आप बोल सकते हो सीधा सीधा अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स, अरेंजमेंट ऑफ पेटल और सेपल्स ऑन अ बर्ड, ठीक है। ये है बेटा एस्टिवेशन कि किस तरीके से, मान लो ये बर्ड है फ्लावर का और इस पे किस प्रकार से फ्लावर की जो पेटल्स है वो अरेंज हो रखी है, ठीक है। तीसरा है बेटा एडेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, या फिर ये किसको दर्शाया बेटा, फ्लोरल डायग्राम और आपका जो फ्लोरल फॉर्मूला है ये फ्लोरल पार्ट के एडेशन को बता सकते हैं, या फिर अरेंजमेंट ऑफ वर्ल्स कि किस प्रकार की फ्लावर की अरेंजमेंट है। अच्छा एक चीज सुनो पहले, तो फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल क्या है बेटा, टूल्स है, किसके लिए यूज होते हैं, स्टडी करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। क्या चीज हमें बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, सिमेट्री बता सकते हैं, एस्टिवेशन बता सकते हैं, एडिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स यानी फ्लावर के पास, एडिशन यानी जुड़ना, ठीक है। अरेंजमेंट बता सकते हैं कि किस तरीके का जो होल अरेंजमेंट है सेपल्स और पेटल्स का वो हो रखा है फ्लावर्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है, ठीक है। किसी के अंदर सर्कुलर पैटर्न होता है, किसी के अंदर पैटर्न होता है, बायलेटरल पैटर्न होता है, ठीक है, वो सारे पैटर्न का बता रखा है। तो अब एक चीज, ये चीजें तो क्या है, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला क्या है बेटे, डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इसमें क्या चीज, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है दोबारा से देखो, विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब यूजिंग ए फ्लोरल डायग्राम, किसको हम फ्लोरल डायग्राम का या फिर फ्लोरल हमारा फॉर्मूला का यूज करके डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अभी हम पढ़ के आए हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर, क्या सिमेट्री ऑफ फ्लावर को बताया जा सकता है, किसके द्वारा, इनके द्वारा, फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल चार्ट, हाँ बिल्कुल सिमेट्री ऑफ फ्लावर को बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा कैन नॉट बी डिस्क्राइब, तो ऑप्शन ये होगा नहीं, ये बेटे रॉन्ग है। दूसरा टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या था, एस्टिवेशन था कि जिसके अंदर इस तरीके अरेंज रखी है, क्या पेटल्स अरेंजमेंट के बारे में बता रहा था फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला, बता रहा था, ये भी आंसर नहीं है। अगला है बेटे एडेशन ऑफ फ्लावर पार्ट, अटैचमेंट ऑफ फ्लावर पार्ट्स, की फ्लावर पार्ट्स कौन कौन से अटैच है, क्या ये भी बता रहा था फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला, हाँ बता रहा था, तो बेटे ये भी आंसर नहीं है। बचता क्या है बेटे टाइप्स ऑफ फिनेशन, इसको अकेले को क्या है बेटे
फ्लोरल डायग्राम में और फ्लोरल फॉर्मूला ने दोनों ने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, और इसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो यही आपका आंसर विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब ध्यान से एक और चीज, चलो इसके बारे में भी सुन लो, विनेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ विनेशन क्या होता है बेटे। विनेशन, चलो मैं बता देता हूँ विनेशन। ठीक है, विनेशन बेटे कहाँ क्या होता है, देखो एक पत्ती होती है बेटा, पत्ता होता है जो, उस पत्ते के अंदर जो पैटर्न बना होता है ना वेन्स जैसा, जैसे हमारे में वेन्स होती है, ठीक है, हाथों में ऐसी पैटर्न होता है ना, जो वेन्स जैसा पैटर्न बना होता है ब्रांचिंग लाइक प्रोसेस का, उस वेन जैसे पैटर्न को पत्तों में क्या कहते हैं बेटा, विनेशन। क्या कहते हैं, विनेशन। और वो अलग अलग प्रकार के पैटर्न में होते हैं, वो बायलेटरल पैटर्न, वो रेटिकुलेट पैटर्न हो सकते हैं। ठीक, विनेशन क्या है, वेन लाइक पैटर्न ऑन ए लीफ। जो वेन जैसा पैटर्न हो सकता है बेटे किसके ऊपर बेटा, लीफ के ऊपर, उसको क्या कहते हैं हम बेटा, विनेशन। और ये कैसे कैसे हो सकते हैं बेटा, ये हो सकते हैं लेटरल या फिर रेटिकुलेट, या फिर ब्रांच जैसे स्प्रेड हो सकते हैं, या फिर पैरेलल क्या हो सकते हैं, लेटरली प्रेजेंट हो सकते हैं साइड बाय साइड। ठीक है, ये बेटे वेनेशन है, ये किसके लिए डिस्क्राइब करता है, लीफ के पैटर्न को। ये किसकी बात कर रहा है, वेनेशन बात कर रहा है लीफ की। लेकिन जो बाकी के ऑप्शन है जैसे सिमेट्री, एस्टिवेशन और फ्लोरल पार्ट्स का एडेशन, ये किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तीनों फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, ये अकेला लीफ की बात कर रहा है। यहाँ पे पूछा था कौन डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बेटे इसी अकेले को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो कई बार यहाँ पे तो चलो ये क्वेश्चन पूछा है, आपसे ये पूछ सकते हैं, मान लो कि किसे डिस्क्राइब कर सकता है, तो याद रखना किसी किसे डिस्क्राइब कर सकता है बेटा। ठीक है, विनेशन के बारे में याद रखना, जब विनेशन होता है ये भी आ सकता है, लाइक पैटर्न होता है लीफ के अंदर। चलो बेटे नेक्स्ट है बेटा अगला क्वेश्चन, कॉन्जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड। तब ध्यान से यहाँ पे मेन पॉइंट ये है वेस्कुलर बंडल्स। क्या है, वेस्कुलर बंडल्स। और यहाँ पे बोला कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स, वो आपको ठीक है, प्लांट में पाए जाते हैं, में पाए हैं। चलो पहले ये बताइए, सही खुशी बेटे वॉइस बिल्कुल नहीं। वॉइस आई बेटा, अब आई वॉइस। वॉइस ये बताओ फिर, ये चार ऑप्शंस है, कॉन जॉइंट एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल्स, ये किस में पाए जाते हैं, कौन से बताओ प्लांट में पाए जाते हैं, सनफ्लावर स्टैंड, मेज, ऑल ऑफ दिस। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ बेटे, बेटे सोच के बताओ। ठीक है,
चलो चलो बेटा, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या आंसर होगा बेटे। सबसे पहले कॉन्जॉइंट एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल्स। सबसे पहले वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं बेटे, ध्यान से सुनो। जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। जैसे कि बेटा वेस्कुलर बंडल्स जाइलम होते हैं, फ्लोएम होते हैं, कैम्बियम होते हैं। ये वेस्कुलर बंडल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को वाटर और फूड प्रोवाइड करते हैं। हम इन्हें वाटर और फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इन्हें वाटर और फूड पाइप के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कॉन्जॉइंट होते हैं जिसमें वाटर और फूड पाइप दोनों होते हैं। क्लोज्ड होते हैं जिसके अंदर कैम्बियम नहीं पाया जाता। ओपन होते हैं जिसके अंदर कैम्बियम पाया जाता है। तो सबसे पहले तो वेस्कुलर बंडल्स ये जो है कौन से वाले, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, ये कहाँ पे मिलते हैं, सनफ्लावर स्टेम में, मेज स्टेम में, क्यूकम्बर रूट में, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इनकी बात करेंगे हम। सबसे पहले तो वेस्कुलर जो बंडल्स होते हैं बेटे, एक हम ये पढ़ रहे हैं बॉटनी स्टडी, बॉटनी अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। उसका ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वेस्कुलर बंडल्स की बात करेंगे। वेस्कुलर बंडल्स कौन कौन से होते हैं, इस प्रकार होते हैं और क्या क्या काम आते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करें आगे। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स के बारे में सबसे पहले वेस्कुलर बंडल्स। तो वेस्कुलर बंडल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेटा, अलग अलग। कौन कौन से टाइप के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, सबसे पहला होता है कॉन्जॉइंट। कौन सा होता है, कॉन्जॉइंट। दूसरा कौन सा होता है बेटे, दूसरा होता है कॉन्जॉइंट के बाद ओपन। तीसरा होता है बेटे क्लोज्ड। क्या होता है, क्लोज्ड। कॉन्जॉइंट का सीधा सीधा मतलब है जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट। और ओपन और क्लोज के अंदर क्या डिफरेंस है बेटा, ओपन के अंदर है कि कैम्बियम इज प्रेजेंट, बट क्लोज्ड जो है, क्लोज्ड का मतलब क्या है, कैम्बियम इज एब्सेंट। कैम्बियम क्या है बेटा, एब्सेंट है। साथ साथ नोट डाउन भी कर लो बेटा। देखो सबसे पहले क्या है बेटा, वेस्कुलर बंडल्स। हमसे क्वेश्चन में तो ये पूछा था कि वेस्कुलर बंडल्स कौन से वाले, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड वाले किस में प्रेजेंट है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए वेस्कुलर बंडल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या उनके डिफरेंशिएशन होता है उनके अंदर, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है बेटे, कॉन्जॉइंट टाइप। कॉन्जॉइंट के अंदर क्या होते हैं बेटे, जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं बेटे, उनकी बात करते हैं। दूसरा क्या था, ओपन। ओपन क्या है, ओपन के अंदर कैम्बियम क्या है बेटा, कैम्बियम है प्रेजेंट। अब कैम्बियम क्या करता है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ को अलाउ करता है। तीसरा है बेटा वो है क्लोज्ड। क्लोज्ड के अंदर कैम्बियम नहीं होता। क्लोज्ड के अंदर कैम्बियम अगर नहीं होगा तो बेटा ठीक है। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो कुछ वर्ड्स को समझते हैं, जाइलम और फ्लोएम। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों है। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है बेटा, जाइलम और जो फ्लोएम है ये दोनों के दोनों क्या है बेटे, वेस्कुलर बंडल्स है। तो जाइलम क्या है, जाइलम है बेटा आपका वाटर पाइप। जाइलम क्या है बेटा, वाटर पाइप। और फ्लोएम क्या है बेटा, फूड पाइप। फ्लोएम क्या है, फूड पाइप। वाटर पाइप और फूड पाइप क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। जाइलम क्या है, वाटर पाइप। फ्लोएम क्या है, फूड पाइप। वाटर पाइप और फूड पाइप। इसका मतलब क्या है, वाटर पाइप का मतलब पता है क्या है, जो प्लांट है ना बेटा एक, उस प्लांट के अंदर ऐसे चैनल्स बने हुए हैं, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर बने हुए, चैनल बने हुए हैं, जिनके अंदर क्या होता है बेटे, जो रूट्स होती है ना प्लांट्स की, जमीन से वो वाटर लेकर के, मिनरल्स लेकर के ऑल ओवर द प्लांट, पूरे प्लांट के अंदर लीव्स तक को प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो पाइप को क्या बोलते हैं बेटा, वाटर पाइप या फिर जाइलम। ऐसे ही बेटा फूड पाइप होते हैं फ्लोएम। जब प्लांट अपना खाना खुद बनाता है बेटे फोटोसिंथेसिस से, तो वो फूड है जो पूरे प्लांट में स्प्रेड आउट करना, किससे, फूड पाइप से, उसको बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोएम।
अगर ये दोनों इकट्ठे प्रेजेंट है बेटा, अगर ये किसी प्लांट में ये दोनों वेस्कुलर बंडल, फूड पाइप और वाटर पाइप दोनों इकट्ठे प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्जॉइंट। क्या कहलाएगा बेटा? कॉन्जॉइंट टाइप का। दूसरा है बेटा ओपन। ओपन के अंदर क्या है? कैम्बियम प्रेजेंट है और क्लोज्ड के अंदर कैम्बियम एब्सेंट है। व्हाट इज कैम्बियम? ठीक है, कैम्बियम बेटे क्या होता है? आप बोल सकते हैं कैम्बियम एक तरीके का जनरेशन पार्ट है। और कैम्बियम क्या होता है बेटा? कैम्बियम अलाउस सेकेंडरी ग्रोथ। कैम्बियम क्या अलाउ करता है बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ को अलाउ करता है। कैम्बियम किसको अलाउ करता है? सेकेंडरी ग्रोथ को अलाउ करता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है बेटा न्यू बनाना। क्या न्यू बनाना? न्यू जाइलम और फ्लोएम को बनाना के लिए किसकी जरूरत होती है? कैम्बियम की। कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ को करवाता है, ठीक है। अगर कैम्बियम किसी के अंदर प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट होगा, उसके अंदर वो नया जाइलम और फ्लोएम बना सकता है। और अगर कैम्बियम एब्सेंट होगा, ठीक है, तो वो क्या नहीं बना पाएगा बेटा? वो नहीं बना पाएगा जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब कैम्बियम को अगर मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो कैम्बियम क्या है बेटे? थिन लेयर ऑफ मास्टर सेल्स, या फिर आप बोल सकते हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर इसे कैम्बियम को और क्या बोलते हैं बेटा? ग्रोथ इंजन। क्या बोलते हैं? ग्रोथ इंजन। और ये क्या करवाता है बेटा? न्यू जाइलम एंड फ्लोएम जनरेशन, ठीक है। और कहां प्रेजेंट होता है कैम्बियम बेटा? देखो ओपन में लिखा है, ओपन के अंदर प्रेजेंट होता है। जो वेस्कुलर बंडल ओपन टाइप है उसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, लेकिन होता कहां है? कैम्बियम होता है वाटर पाइप यानी जाइलम और फ्लोएम यानी फूड पाइप के बीच में, इनके बिटवीन सिचुएटेड होता है। क्लोज के अंदर कैम्बियम क्या होता है बेटे? एब्सेंट। ये सब के सब बेटे रिटन डाउन कर लो अगर किसी ने नहीं पता है, नहीं लिखा है तो, ठीक है। अच्छा अब सबसे मेन चीज सुनना बेटे, अब ये जो कैम्बियम है ये कहां पे पाया जाता है? कौन से प्लांट्स में पाया जाता है, कौन से में नहीं पाया जाता है? सबसे पहला जो ओपन है, ओपन का मतलब क्या है बेटे? कैम्बियम प्रेजेंट है। और कैम्बियम जो प्रेजेंट होता है बेटे वो किस में प्रेजेंट होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होता है बेटे डाइकॉट्स में। किस में प्रेजेंट होता है? डाइकॉट्स में। जो ओपन है, ओपन किसका टाइप है? वेस्कुलर बंडल्स का। जो वेस्कुलर बंडल का टाइप है ओपन, यानी कि कैम्बियम प्रेजेंट। और कैम्बियम कौन से वाले प्रेजेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है बेटे? डाइकॉट्स में। किस में प्रेजेंट होता है? डाइकॉट, ठीक है। जबकि जो क्लोज्ड है जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं बेटा? मोनोकॉट। क्या बोलते हैं उसे? मोनोकॉट प्लांट्स। तो हम हमारे ऑप्शन में ना हमें ये देखना पड़ेगा डाइकॉट प्लांट कौन से हैं, मोनोकॉट कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले चलो देखते हैं दोबारा से। पहले तो ऑप्शन समझो, क्वेश्चन समझो से क्या पूछा है? कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल पूछे, लेकिन कौन से वाले? कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड। अब वापिस आओ, इधर देखो। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है? जाइलम और फ्लोएम तो प्रेजेंट होंगे, पक्की बात है। दूसरा क्या पूछा था? ओपन नहीं, क्लोज। दूसरा पूछा था बेटे क्लोज। क्लोज में क्या पूछा था? कैम्बियम एब्सेंट है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम तो होंगे उस प्लांट में, लेकिन क्या एब्सेंट होगा? कैम्बियम एब्सेंट होगा। तो कौन सा ऑप्शन वो सही होगा बेटा, ठीक है। तो इसके मैं बेटे पहले एग्जांपल लिखता हूं। डाइकॉट का जो एग्जांपल आता है बेटे, डाइकॉट का एग्जांपल आता है सनफ्लावर स्टेम, और जो मोनोकॉट का आता है वो आता है मेज स्टेम, ठीक है। डाइकॉट का एग्जांपल क्या आता है? सनफ्लावर स्टेम। और मोनोकॉट का क्या आता है? मेज स्टेम। ये याद रखना, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुन लो। कॉन्जॉइंट जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है, लेकिन क्लोज्ड याद रखना कैम्बियम एब्सेंट है। किसमें एब्सेंट होता है? मोनोकॉट प्लांट्स में। मोनोकॉट का एग्जांपल क्या है? मेज। और ओपन, ओपन के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है, उसका एग्जांपल क्या है? डाइकॉट प्लांट्स। उसका एग्जांपल क्या है? सनफ्लावर स्टेम। क्या है बेटा? सनफ्लावर स्टेम। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले सनफ्लावर स्टेम है वो किसके अंदर आ रहा था? डाइकॉट के अंदर आ रहा था। डाइकॉट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन का मतलब क्या था? कैम्बियम है, कैम्बियम प्रेजेंट है। इसका मतलब पहला है जो सनफ्लावर स्टेम, वो आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड बोला है।
कॉन्जॉइंट के साथ क्या लिखा हुआ है बेटा, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या है कि कैम्बियम एब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट था, ठीक है। दूसरी देख लेते हैं बेटा, क्यूक्यूम्बर रूट और मेज स्टेम, इन्हीं दोनों के अंदर एक आंसर होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, एक ऑप्शन गलत चला गया, तो ऑल ऑफ दिस तो आंसर होगा नहीं, इन दोनों के अंदर एक होगा, ठीक है। अभी देखो इन दोनों के अंदर एक होगा, कौन सा होगा। सबसे पहले अभी मेज की बात करते हैं। मेज अभी हम पढ़ के आए थे, मेज क्या है, मोनोकॉट का एग्जाम्पल है। मोनोकॉट के अंदर क्या था, क्लोज था। क्लोज का मतलब क्या था, कैम्बियम एब्सेंट है, क्या यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है, वेस्कुलर बंडल लिखा हुआ है, क्या कॉन्जॉइंट है, कॉन्जॉइंट है। जो मोनोकोट के अंदर क्या क्या होता है बेटा, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है और कैम्बियम एब्सेंट होता है। कैम्बियम क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, मेज स्टेम है। ले यहाँ पे देखते हैं क्यूक्यूम्बर। क्यूक्यूम्बर के अंदर बेटे क्या नहीं होता, क्यूक्यूम्बर के अंदर भी बेटे क्या प्रेजेंट होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं, आंसर क्या है हमारा, मेज। अभी अभी हम पढ़ के आए थे बेटा कि मेज के अंदर मोनोकोट का एग्जांपल है। मोनोकोट के अंदर क्या था, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल था और कॉन्जॉइंट था। मेन तो ओपन और क्लोज में बात हो रही है सारी, कॉन्जॉइंट तो इसके अंदर भी था, कॉन्जॉइंट इसके अंदर भी था, बस इसमें क्या था, क्लोज नहीं था, इसके अंदर क्लोज था। इसके अंदर कैसा था बेटे, ओपन वेस्कुलर बंडल था, कैम्बियम प्रेजेंट था, इसमें नहीं प्रेजेंट था, ठीक है। आंसर क्या आएगा, मेज स्टेम, याद रखना। अभी तो चलो पेपर में ये पूछा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दे और पूछ ले कॉन्जॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल्स, अगर ओपन बोल दिया तो क्या आंसर होगा, तब आंसर सनफ्लावर स्टेम जाएगा। तो बेटे क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है, याद रखना, वेस्कुलर बंडल, थोड़ा प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे कि फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, फोटो रेस्पिरेशन देयर इज। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ शुगर होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी होता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी होता है, या सिंथेसिस ऑफ एनएडीपीएच। और एनएडीपीएच भी बेटे क्या है, एटीपी ही प्रोडक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आगे जाकर के। तो सीधी सीधी बात है, जब भी फोटो रेस्पिरेशन होगा तो इनमें से कौन सी आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। चलो ठीक है, की कोशिश बेटा। चलो देखते हैं किसका आंसर सही है। सबसे पहले ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन देयर इज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है। फोटो, तीसरा क्वेश्चन बेटे, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, फोटो रेस्पिरेशन एक तरीके की वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। मतलब एक तरीके की वेस्टफुल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेटा, जो C3 प्लांट्स होते हैं ना, वो प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को बाइंड करने की जगह O2 को बाइंड कर लेते हैं। किसको बाइंड करने की जगह, O2 को बाइंड कर लेते हैं। वेस्टफुल प्रोसेस होती है, अकर्स इन C3 प्लांट्स अंडर हाई ऑक्सीजन एंड लो CO2, ठीक है। जो फोटो रेस्पिरेशन होता है एक वेस्टफुल प्रोसेस है, C3 प्लांट्स में होती है। C3 प्लांट्स के बाद आगे बात करें तो अंडर हाई O2 और लो CO2, ठीक है। अंडर हाई O2 और लो CO2। इसके अंदर होता क्या है बेटा, एक एंजाइम होता है रुबिस्को।
क्या नाम होता है एंजाइम का? रुबिस्को। वो एंजाइम क्या करता है, नॉर्मली फिक्स करता है CO2 को, लेकिन मिस्टेकनली किसको बाइंड कर लेता है? O2 को। ठीक है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है बेटे रुबिस्को। ये एंजाइम क्या काम करता है बच्चे? ये नॉर्मली बाइंड्स विद CO2। नॉर्मली किसके साथ बाइंड करता है? CO2 के साथ। लेकिन जब हाई ऑक्सीजन होता है, लो CO2 होता है, तो कई बार ये रुबिस्को एंजाइम CO2 को बाइंड करने की जगह ये फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन के अंदर मिस्टेकनली किसको बाइंड कर लेता है? ये मिस्टेकनली बाइंड कर लेता है बेटे आपके O2 को। तो ये क्या करेगा? मिस्टेकनली बाइंड्स O2। O2 को ये जब मिस्टेकनली बाइंड कर लेता है, उसके बाइंड करने से होता क्या बेटा? जब ये O2 को बाइंड कर लेता है तो क्या प्रोड्यूस होता है इससे? ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है बेटे? फॉस्फोग्लाइपेट। क्या प्रोड्यूस करता है बेटे? फॉस्फोग्लाइकोलेट। और फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या करना पड़ता है बेटे? रिसाइकिल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटे? रिसाइकिल। दोबारा सुन लो बेटा, वेस्टफुल प्रोसेस है। अच्छा दोबारा, एक वेस्टफुल प्रोसेस है, C3 प्लांट्स में होता है अंडर हाई O2 और लो ऑक्सीजन में। क्या करता है रुबिस्को? एक एंजाइम होता है, नॉर्मली किसके साथ बाइंड करता है? CO2 के साथ, लेकिन मिस्टेकनली किसके साथ बाइंड करता है? O2 के साथ। क्या प्रोड्यूस कर देता है बेटे? क्या प्रोड्यूस कर देता है? फॉस्फो ग्लाइकोलेट इंस्टेड ऑफ PGA। बेटा PGA की जगह क्या बना देता है? ये फॉस्फोग्लाइकोलेट। और जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है वो हमारी बॉडी में यूज नहीं हो पा रहा, तो इस फॉस्फोग्लाइकोलेट का प्लांट में यूज नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटे? रिसाइकिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिसाइकिल। तो फॉस्फो ग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट को क्या करना है बेटे? फॉस्फोग्लाइकोलेट needs to be recycled। फॉस्फोग्लेट को क्या करना है बेटे? रिसाइकिल करना है। और रिसाइकिल करने के लिए क्या होता है? फॉर रिसाइकलिंग देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। किसका यूटिलाइजेशन होता है बेटे? ATP का। दोबारा सुन लो, फॉस्फोग्लाइकोलेट को रिसाइकिल करना पड़ेगा। रिसाइकिल करने के लिए यूटिलाइजेशन होगा ATP का। और मैंने बोला था NADPH, उससे भी ATP बनती है। तो इन दोनों का तो क्या होगा बेटे? यूटिलाइज। NADPH, इन दोनों का तो क्या होगा बेटे? यूटिलाइजेशन। ठीक है, और क्या होगा? एंड प्रोड्यूस। और किसका प्रोडक्शन होगा? एंड रिलीजेस CO2। ठीक है, इनका क्या होगा बेटे? रिसाइकिल करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो किसका यूटिलाइजेशन होगा? ATP का और NADPH का। और रिलीजेस CO2, और CO2 को रिलीज करता है नॉट शुगर, ना कि शुगर को। मेन चीज क्या याद रखनी है आपको, अगर मैं इसकी समरी बताऊं तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, C3 प्लांट्स में होती है। मेन बात ये याद रखनी है बेटा, खासकर कि इसके अंदर क्या हुआ है? यूटिलाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है? यूटिलाइजेशन हुआ है। यूटिलाइजेशन किसका हुआ है? यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, NADP, इनका यूटिलाइजेशन हुआ है। और रिलीज क्या हुआ है? रिलीज ऑफ CO2, नॉट शुगर। शुगर नहीं बने, क्या बने बेटा? CO2 बने हैं। तो ये दो मेन चीज याद रखना। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि रुबिस्को एंजाइम है वो क्या करता है? CO2 को बाइंड करने की जगह किससे बाइंड कर लेता है? CO2 को बाइंड करने की जगह वो बाइंड कर लेता है बेटे गलती से O2 से, जिस वजह से फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। उसके बनने से क्या होता है बेटे? उसको रिसाइकिल कराना पड़ता है। रिसाइकिल के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए किसका यूटिलाइजेशन होगा? ATP और NADP का। ठीक है, अब हमें पता चल गया बेटे ये कि फोटो रेस्पिरेशन में ये होता है। तो हमें पूछा था कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, अब आओ ऑप्शंस में।
ड्यूरिंग फोटो रिएक्शन, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ शुगर हमने पढ़ा था लास्ट में कि रिलीज होता है CO2 नॉट शुगर्स, तो पहला ऑप्शन बेटे क्या है, रॉन्ग है। दूसरा क्या था बेटे, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी बन रही है, बन नहीं रही है बेटे, यूटिलाइज हो रही है उल्टा रिसाइकिल करने के लिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब इधर देखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी और सिंथेसिस ऑफ NADPH। पहले तो इसको देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ NADPH। NADPH का सिंथेसिस नहीं हो रहा था, यूटिलाइजेशन हो रहा था एनर्जी के लिए और एटीपी का, तो ये भी गलत है बेटे, सिंथेसिस नहीं हो रहा था। यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा था, क्यों हो रहा था, रिसाइकिल करने के लिए। किसको बेटा, फॉस्फोग्लाइकोलेट को रिसाइकिल करने के लिए क्या यूज हो रहा था बेटे, एटीपी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि कौन सा हार्मोन है इसमें यूज किया जाता है माल्टिंग की प्रोसेस में बेटा, इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री समझते हो बेटा, वाइन जो बनती है बेटा, ब्रू करके बनती है ब्रूइंग प्रोसेस से, तो उसके अंदर इनमें से कौन सा एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सिंपल सा। आप ये देखो क्वेश्चन, कोशिश करो कि कौन सा एंजाइम है बेटे इनमें से जो ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। चलो ट्राई करो। ओके बेटा, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो माल्टिंग और ब्रूइंग, देखो सबसे पहले ध्यान से सुनो। अगर आपको वाइन वगैरह बनानी है इंडस्ट्री में, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटे, एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और एंजाइम्स की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, ब्रूइंग प्रोसेस में हमें क्या कराना है, माल्टिंग कराना है। माल्टिंग का मतलब क्या है बेटे, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना है बेटे, शुगर में कन्वर्ट करना है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना है, शुगर में। जब हम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। और पता है ब्रूइंग के अंदर क्यों जरूरत है उस एंजाइम की, देखो जब सीड्स जर्मिनेट करेगी, तो जर्मिनेशन के बाद क्या होगा, वो एंजाइम प्रोड्यूस होगा और वो एंजाइम जाएगा स्टार्च के पास, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करने को कहेगा बेटे, सिग्नल देगा, मतलब जल्दी से जल्दी किस में कन्वर्ट कराएगा, शुगर में। और जब शुगर में कन्वर्ट कराएगा स्टार्च को, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, माल्टिंग। और माल्टिंग बहुत जरूरी होती है ब्रूइंग में, वाइन वगैरह बनाने के लिए। अब इधर देखो, अब इनमें से कौन सा एंजाइम है जो यूज होगा। सबसे पहले एक एक एंजाइम की बात करते हैं। सबसे पहले एंजाइम है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो एंजाइम है बेटे कहाँ काम आता है, ऑक्सिन काम आता है बेटे सेल इलोंगेशन एंड रूटिंग। तो सेल इलोंगेशन एंड रूटिंग का तो किससे, माल्टिंग से लेना देना नहीं है। ये तो स्टार्च को कन्वर्ट किस में नहीं कर रहा है, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है बेटा, रॉन्ग है। चलो केराटिन की बात करते हैं कि केराटिन की बात करते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। केराटिन की बात करते हैं। केराटिन जो एंजाइम है, केराटिन एंजाइम का क्या काम होता है, केराटिन एंजाइम का काम होता है सेल डिवीजन, ठीक है। किसके अंदर बेटे, लीव्स के अंदर। जो लीव्स है बेटा, लीव्स के अंदर क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। तो इसका मतलब ये भी माल्टिंग प्रोसेस नहीं कर रहा है, ये भी स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट नहीं कर रहा। ये भी क्या है बेटे, रॉन्ग है। उसके बाद बात करते इन दोनों की। इथाइलिन, इथाइलिन एंजाइम क्या काम करता है बेटे, इथाइलिन एंजाइम हमारा फ्रूट राइपनिंग, जो फ्रूट्स को राइपनिंग, यानी कि देखो सिंपल सा बताता हूं आपको फ्रूट राइपनिंग का। जो बनानास होते हैं बेटे ग्रीन कलर के होते हैं ना, येलो कलर में कन्वर्ट होते हैं, इथाइलिन की वजह से होते हैं, ठीक है। जब बनानास को बेटे पकाया जाता है ना, ठीक है, राइपन किया जाता है, पकाया जाता है अच्छे से, ठीक है, जो ग्रीन बनानास येलो हो जाते हैं, येलो कलर के, तो वो बनाना येलो कलर के होते हैं बेटा इथाइलिन से। किससे होते हैं, इथाइलिन से। अब सुनो गिबरलिन।
जो गिबरलिन है बेटे ये क्या काम करता है, गिबरलिन काम करता है स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में, और ये माल्टिंग प्रोसेस में मदद करता है। और हमसे पूछा भी यही है, कौन सा हार्मोन माल्टिंग की प्रोसेस को क्या करता है बेटा, करता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में, ब्रूइंग इंडस्ट्री यानी वाइन बनाने वाली इंडस्ट्री, बियर वगैरह। तो गिबरलिन वो एंजाइम है, आंसर क्या होगा बेटा इसका, गिबरलिन, ये याद रखना। चलो इससे हमें और एंजाइम के बारे में पता चला। अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्लांट्स में सेल इलोंगेशन और रूटिंग का काम करता है, तो कौन काम करता है, ऑक्सिन। अगर कोई पूछे सेल डिवीजन का कौन काम करता है प्लांट्स में, लीफ का लाइफ स्पैन कौन बढ़ाता है, केनेटिन बढ़ाता है। अगर कोई पूछे फ्रूट राइपनिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटे, फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट किससे पकाए जाते हैं, इथाइलिन से। किससे पकाया जाता है बेटा, इथाइलिन से। और गिबरलिन है, गिबरलिन क्या करता है बेटे, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, और गिबरलिन जो है बेटा ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटे, चलो ये बताइए, विच अकरेंस वुड हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द फ्यूचर ह्यूमन एवोल्यूशन, कि इनमें से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट, मैं बोलो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा ह्यूमन के एवोल्यूशन पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। म्यूटेशन इन स्पर्म और जर्म सेल्स, डेली एक्सरसाइज करना, ठीक है, डेली एक्सरसाइज फॉर फिटनेस, मूविंग टू केरला फॉर अ बेटर हेल्थ केयर, या फिर एनकरेज करना चिल्ड्रंस की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को, बताओ। बताओ विच अकरेंस वुड हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द फ्यूचर ह्यूमन एवोल्यूशन, कि अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें बेटा, देखो सिंपल सी बात है, एवोल्यूशन का मतलब यह है बेटा, ह्यूमन एवोल्यूशन, कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना हमारा डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, उस जेनेटिक मटेरियल डीएनए में चेंज आना, अल्ट्रेशन आना, ठीक है। अब ये जो है वो किस वजह से आएगा, म्यूटेशन की वजह से। किसमें, स्पर्म और एग सेल्स। स्पर्म और एग सेल्स क्या होते हैं बेटे, स्पर्म जो होता है मेल गैमेट्स होते हैं, जो एग सेल्स होते हैं फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। और इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है क्या बनता है, जाइगोट फॉर्म होता है बेटे। डेली एक्सरसाइज करना फिटनेस के लिए, मान लो मैं डेली एक्सरसाइज करूं फिटनेस के लिए, तो क्या अब वो जो मेरा जो अब ऑफस्प्रिंग होगा, क्या वही जीन्स चले जाएंगे मेरी भी ऑफस्प्रिंग में। मूविंग टू द केरला फॉर बेटर हेल्थ केयर, कि भाई केरला स्टेट के अंदर हम चले गए बेटर हेल्थ केयर के लिए, तो क्या इसका इफेक्ट होगा आने वाले आगे जो मेरे ऑफस्प्रिंग होंगे उनके एवोल्यूशन पे कोई। या फिर एनकरेज चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि भाई बच्चे को एनकरेज करते हैं पढ़ने के लिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो क्या वो उसके ऑफस्प्रिंग में, क्या उसके बच्चों में वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन पास होगी, क्या वो डेवलपमेंट पास हो जाएगी। चलो सोचो एक बार, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, सोचने आएंगे, सोचो। ठीक है चलो देखिए, अब चलो अब देखते क्या ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले क्या है बेटे, विच अकरेंस वुड हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट, कि कौन सी अकरेंस, इनमें से कौन सा अकरेंस सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा किस पे, फ्यूचर ह्यूमन एवोल्यूशन पे। तो सबसे पहले व्हाट इज एवोल्यूशन, ठीक है। देखो एवोल्यूशन का अगर मैं सीधे सीधे आपको बोलने लगूं तो एवोल्यूशन क्या होगा, चेंज इन इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। जो भी आपने ट्रेट्स इनहेरिट करे है ना, चेंज इन इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स थे, जो आपने इनहेरिट किए थे अपने पेरेंट्स से, उन ट्रेट्स में क्या आना बेटे, चेंज आना, चेंज इन इनहेरिटेड ट्रेट्स। वो क्या होती है बेटे, एवोल्यूशन। सीधा सीधा बोल रहा हूं बेटे, अगर ऐसे भी याद नहीं होता, चेंज और अल्ट्रेशन इन डीएनए,
चेंज और अल्टरेशन इन डीएनए, कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में जब तक चेंज नहीं आता ना, अल्टरेशन नहीं आता, तब तक एवोल्यूशन होती नहीं है। तो चलो अब देखते हैं, चलो पहले ऑप्शन देखते हैं क्या करके। सबसे पहले मूविंग टू द केरला फॉर बेटर हेल्थ केयर। अच्छा एक बात बताओ, चलो मान के चलो केरला जो स्टेट है बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत बढ़िया हेल्थ केयर है, अगर चलो कोई पर्सन वहां मूव कर जाता है तो क्या उसके एवोल्यूशन पे चेंज आएगा? ठीक है, क्या उसके ऑफस्प्रिंग में कोई चेंज आएगा उससे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। केरला के अंदर क्या होगा, जाना, ये बेटे क्या चेंज होता है, ये एवोल्यूशन का चेंज नहीं है बेटे, ये इन्वायरमेंटल चेंज है। कैसा चेंज है ये? इन्वायरमेंटल चेंज। इन्वायरमेंटल चेंज, कि आप केरला गए हो तो आपने अपना इन्वायरमेंट चेंज करा है, और केरला जाने से हो सकता है आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आए, बेटर हेल्थ केयर है तो लाइफ स्पैन आपका लंबा हो जाए, ठीक है, आप ज्यादा समय तक जी पाओ। इसका ये मतलब नहीं है बेटा किसी तरीके का कोई एवोल्यूशन देखने को मिलेगा आप में, आपके ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। दूसरा, चलो ये डेली एक्सरसाइज। अच्छा ये बताओ, चलो मान लो मैं आज से डेली एक्सरसाइज करने लगता हूँ, मैं हेल्दी हो जाता हूँ, फिट हो जाता हूँ, तो क्या वो मेरे डीएनए में, जीन्स में चेंज ला देंगे जिससे आगे जाके बेटे जो ऑफस्प्रिंग होंगे मेरे उनमें चेंज आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो बेटे डेली एक्सरसाइज फॉर फिटनेस है, या फिर जो एनकरेजिंग चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि जो बच्चों का आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कराते हो, ये दोनों कौन से ट्रेट है? एक तो बेटा ये देख लो, मूविंग टू केरला क्या था बेटा, इन्वायरमेंटल चेंज, लाइफ बेटर हो सकता है, आपका हेल्थ बेटर, पॉल्यूशन पे चेंज नहीं आएगा इससे। दूसरा, एनकरेजिंग चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिर डेली एक्सरसाइज फॉर फिटनेस, ये बेटे आपके चेंज नहीं लाने वाले कि आपके जेनेटिक मटेरियल में, ये एक्वायर्ड ट्रेट है। क्या है ये? एक्वायर्ड ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट। इससे एवोल्यूशन नहीं आएगा, किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बात करते हैं बेटा, अब ये ऑप्शन जो रिमेनिंग है, म्यूटेशन इन स्पर्म और एग। अच्छा एक चीज सुनो, मैं सिंपल बात बोलता हूं बेटे, कि जो भी बच्चा बनता है वो किससे बनता है? स्पर्म और ओवम का, यानी एग का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। जब स्पर्म और एग आके फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे जाके क्या बनता है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आगे जाके फीटस बनता है, डिलीवरी होती है, फिर वो ग्रो करता है। अच्छा अब सिंपल सी बात सुनो, अगर देखो मान के चलो जो स्पर्म है और एग सेल है, अगर उन्हीं के अंदर क्या आ जाए बेटे? म्यूटेशन। क्या आ जाए बेटा? म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होगा? अल्टरेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? अल्टरेशन हो गया है इन हो जाए, अल्टरेशन हो जाए सेल में और एग सेल मिलेंगे, तो क्या इवोल्यूशन में इफेक्ट देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। क्या उस बच्चे में इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और सेल में अगर बेटे म्यूटेशन होगा तो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा फ्यूचर ह्यूमन इवोल्यूशन में, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। किसका राइट आंसर है बेटे? ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट है ए रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड इन। जो ये क्वेश्चन था बेटा, ये भी आपका किसका था? जेनेटिक इनहेरिटेंस का। ये भी बेटे आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। चलिए देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ए रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड इन। ए रिसेसिव एलील को या फिर जीन को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो? हेट्रोजाइगस कंडीशन ओनली। हेट्रोजाइगस का मतलब है कि भैया जो आपके जीन से वो ऐसे हेट्रोजाइगस होने चाहिए, या फिर होमोजाइगस होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, या फिर F3 रीजनरेशन, या फिर बोथ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, यानी दोनों हो, ए और ए। ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा इसका? चलो करें, देखो एक सेकेंड।
हेलो। तो देखो बेटा, चलो इसका देखते हैं। देखो सबसे पहले रिसेसिव एलेल, रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन। तो मैं सीधा सीधा बताता हूं बेटा आपको, जो बेटे जीन्स होते हैं ना, जो ठीक है, ट्रेड्स होते हैं, कुछ डोमिनेंट हैं, ठीक है, कुछ रिसेसिव होते हैं। जो रिसेसिव होते हैं ना, मैं सीधा बोलूं, इनका नेचर जो होता है, इनका रिसेसिव जीन का नेचर होता है शाई। जो रिसेसिव जीन होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? शाई नेचर होता है, या फिर आप बोल सकते हो नॉन डोमिनेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये? नॉन डोमिनेंट, शाई नेचर के होते हैं और नॉन डोमिनेंट। इसका मतलब क्या है कि रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस तभी कर पाएंगे जब दोनों के दोनों क्या होंगे? एक जैसे होंगे। उनमें से दोनों जीन्स में से कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा ट्रेट्स में से। तो इसका मतलब ये, सबसे पहला देखते कंडीशन हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में मान लो ये जो कैपिटल ए है यहाँ पे, ये क्या है बेटे? डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट जीन है। और जो छोटे वाला ए है, ये क्या है बेटे? ये रिसेसिव जीन है। तो जब डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी डोमिनेंट क्या करेगा? इसे डोमिनेट करेगा। रिसेसिव जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, अपने आप को नहीं कर पाएगा, ठीक है। F3 जनरेशन के अंदर भी क्या होगा बेटे? एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? डिफरेंट जीन प्रेजेंट होते हैं। अब इस कंडीशन में देखो, जहां पे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों है, तो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, कौन कंडीशन ज्यादा डोमिनेट करेगी? हेट्रोजाइगस वाली। लेकिन जब होमोजाइगस कंडीशन होगी, जब दोनों के अंदर रिसेसिव जीन होंगे, जब ही रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो आंसर इज बी, ठीक है। ये याद रखना बेटे कि मैं सिंपल बोल रहा हूं, रिसेसिव एलेल या फिर रिसेसिव जीन अपने आप को जब एक्सप्रेस करेगा जब दोनों होमोजाइगस होंगे जीन्स। क्यों? क्योंकि जो रिसेसिव जीन है उसका नेचर कैसा है? शाई, शाई नेचर का, या फिर कैसा है? नॉन डोमिनेंट है। कैसा है बेटे? नॉन डोमिनेंट है, ठीक है। तो बेटे ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। ये कौन से क्वेश्चंस थे बेटे? ये बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, प्लांट बायोलॉजी के, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे बेटे, और हम क्वेश्चंस लाएंगे। आज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, टाइम लग गया था बेटे, ठीक है। और क्वेश्चंस लाएंगे हम बायोलॉजी के बेटे, जैसे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस जो मैं प्रिपेयर करूंगा अपने आप बेटा। उसके अलावा जो नर्सिंग के क्वेश्चंस कुछ आते हैं बेटा, डिसीजेस से, इन्फेक्शन से, वो सारे के सारे, डिजास्टर मैनेजमेंट से, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। आपको आपके बाकी टीचर्स फिजिक्स वगैरह के भी क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के सब कराएंगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर पीपीएमटी, ठीक है। ये कर लेना बेटा जब तक, ठीक है।